गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम वर्ग समीकरण हल करने की विधि पढ़ने वाले हैं। समीकरण हल करने की तीन विधियां हैं। वर्ग समीकरण हल करने की तीन विधियां हैं। किताब में आपके तीन विधियां दी गई है। पहली विधि है गुणनखंड विधि, दूसरी विधि है पूर्ण वर्ग विधि और तीसरी विधि है सूत्र विधि। गुणनखंड विधि जो है वो हम पहले भी कक्षा 9वीं में पढ़ चुके हैं, उसका हम अध्ययन कर चुके हैं। उसे हम दोबारा एक बार इस साल देखेंगे। पूर्ण वर्ग विधि जो है ये आपको किताब में दी गई है, परंतु इस वर्ष 2020 और 21 की जो आपकी बैच है, आपके इस बैच के लिए सिर्फ इसी साल के लिए पूर्ण वर्ग विधि जो है वो इस बार आपको पढ़ाई नहीं जाएगी। जो पोर्शन रिड्यूस करके आया है, कम करके आया है, उस पोर्शन में ये जो पूर्ण वर्ग विधि का पोर्शन जो है उसे निकाल दिया गया है। तो इस साल के लिए सिर्फ हम ये पूर्ण वर्ग विधि नहीं पढ़ेंगे। तो इस वर्ष हमें सिर्फ गुणनखंड विधि और सूत्र विधि, ये दो ही विधियां ध्यान में देनी है। इन दोनों ही विधियों का हमें अध्ययन करना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम लोग वर्ग समीकरण हल करने की सबसे पहली विधि गुणनखंड विधि। इससे हम आज शुरुआत करेंगे। मैं दोबारा आपको बता दूं, पूर्ण वर्ग विधि आपके अध्ययन में नहीं है। पेज नंबर शायद 37, 38 और 39 पर ये विधि के बारे में पढ़ाया गया है। यह आपको इस बार कैंसिल है, पढ़ाई नहीं जाएगी। तो आपने सिर्फ इस साल गुणनखंड विधि और सूत्र विधि, इन दो ही विधियों से गुणनखंड ज्ञात करना सीखना है। शुरू। गुणनखंड विधि पढ़ने से पहले हम एक बार जो बेसिक है चिन्हों का, उसे एक बार देख लेते हैं, क्योंकि आप जब गणित करोगे तो आपको इसका उपयोग होगा। जब भी हम दो संख्याओं का योग करते हैं, दो संख्याओं को जोड़ते हैं, तो उनके चिन्हों के बारे में हमको देखना होता है। जो दो प्राकृत संख्याएं होती है, इंटीजर्स जो होते हैं, उनको जब हम जोड़ते हैं या उनका घटा करते हैं तो चिन्ह बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। और इनके बारे में, इन चिन्हों का उपयोग आपको अभी, ये जो क्रियाएं हैं या ये जो नियम है, इनका उपयोग अभी आपको गुणनखंड विधि में होने वाला है। इसलिए आपको ये ध्यान में रखना जरूरी है। यदि दो संख्याएं पॉजिटिव है, मतलब दोनों संख्याएं धन है, दो धन संख्याओं का जब आप योगफल करते हो तो दोनों संख्याएं धन होती है तो आप उसका योगफल करोगे, मतलब आप उसका एडिशन करोगे। प्लस प्लस अगर है तो आप उसका एडिशन करोगे। मैंने लिखा है ऊपर क्रिया, ये क्रियाएं हैं। ये जो प्लस माइनस लिखा है ना, ये क्रियाएं हैं, ये चिन्ह है। जब दोनों संख्याओं का चिन्ह समान है, यानी कि प्लस है, तो आप एडिशन की क्रिया करोगे, यानी कि आप योगफल करोगे। यहाँ भी वैसे ही सेम, दोनों भी चिन्ह समान है, यानी माइनस माइनस, दोनों चिन्ह समान दिख रहे, माइनस माइनस, तो यहाँ पर भी आप दोनों संख्याओं का एडिशन ही करोगे, यानी कि योगफल ही करोगे। दोनों भी चिन्ह जब समान है तो आप क्या करोगे, इनका योगफल करोगे। परंतु अगर दोनों संख्याओं के चिन्ह विपरीत हैं, एक का प्लस है और एक का माइनस है, तब आप इनको घटा करोगे, इनका सब्ट्रैक्शन करोगे, इनका घटा करोगे। यह ध्यान रखना, दोनों चिन्ह समान है तो एडिशन होगा, दोनों चिन्ह अलग है तो सब्ट्रैक्शन होगा, यानी कि घटा करना होगा। और एक बात ध्यान में हमेशा रखो, चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का ही होता है। यदि बड़ी संख्या को चिन्ह घटा का है तो उत्तर को भी चिन्ह घटा ही आएगा, माइनस ही आएगा। यदि बड़ी संख्या को चिन्ह प्लस है तो उत्तर का चिन्ह भी प्लस ही आएगा। तो जो चिन्ह बड़ी संख्या का होगा वही चिन्ह आपके उत्तर को आएगा। आगे यहाँ पर देखिए, गुणन करना, यानी कि जब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं इंटीजर्स का या प्राकृत संख्याओं का, तो अगर दोनों भी संख्याएं
एक ही चिन्ह की है, यानी प्लस प्लस है, तो इनको जो चिन्ह लगेगा, गुणाकार तो आप करोगे ही, इसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन नहीं है, तो यहाँ पर दोनों भी प्लस संख्याओं का आप गुना करोगे और चिन्ह कौन सा लगाओगे, प्लस का लगाओगे। देखो मैंने यहाँ पे चिन्ह लिखा है, यहाँ मैंने क्रिया लिखी थी और यहाँ मैंने चिन्ह लगाया। दोनों भी अगर प्लस है तो आप चिन्ह कौन सा लगाओगे, प्लस का। यदि दोनों भी माइनस है, सेम है, तो भी आप चिन्ह कौन सा लगाओगे, प्लस का। पर अगर दोनों भी विपरीत संख्या है, यानी एक प्लस है और एक माइनस है, तो गुणाकार करने के बाद आप चिन्ह कौन सा लगाओगे, माइनस का ही लगाओगे। यहाँ पर बड़ी संख्या का चिन्ह लगाना होता है, ऐसा कोई भी नियम नहीं है। यहाँ पर अगर दोनों संख्याएं विपरीत है तो माइनस चिन्ह होगा। ये बहुत बेसिक है, आपको छठी या सातवीं में पढ़ाया गया है। जानबूझकर दोबारा मैं आपको ले रही हूँ ये, ताकि आपको समझ में आए। अब हम हमारे विधि को शुरू करते हैं और गणित हल करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, हम पहला उदाहरण लेते हैं हमारा m वर्ग माइनस 14m जमा 13 बराबर 0। यह हमारा पहला उदाहरण है। इस उदाहरण में जो सबसे पहला है ये जो सबसे पहला है वो है प्रथम पद, इसे कहते हैं मध्य पद, और जो अंतिम है वो है आपका तृतीय पद या अंतिम पद। ठीक है, ये आपका प्रथम पद है, ये आपका प्रथम पद है, ये आपका मध्य पद है, और ये आपका तृतीय पद है। इसे अंतिम पद भी कहा जाता है। अब इस पद में यहाँ पर आपको करना क्या है, तो आपका जो ये मध्य पद है, इस मध्य पद और ये तृतीय पद, ये दो पद यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपने करना क्या है, यहाँ पर देखो, ध्यान दो मैं क्या बता रही हूँ आपको। ये जो तृतीय पद है, अंतिम पद है आपका 13, इस 13 के आपने ऐसे दो भाग करने हैं जिन दोनों भागों का मतलब इनका गुणनखंड करना है। आपने गुणनखंड सीखा है ना, याद आ रहा है आपको, अपने गुणनखंड सीखा होगा। तो उस प्रकार से आपने गुणनखंड करना है। इसका गुणनखंड करोगे आप 13 एकम 13, इसका गुणनखंड इतना ही आता है क्योंकि यह एक अभाज्य संख्या है। तो इसका गुणनखंड विधि से आप इसके पहले गुणनखंड लिखोगे इसके। तो ये हो गया इसका गुणनखंड 13 और 1। ठीक है, अब इस 13 मतलब ये गुणनखंड करने के बाद ये गुणनखंड आपने ऐसे लिखने हैं, इस प्रकार के गुणनखंड आपके होने चाहिए कि इनका गुणाकार 13 हो। देखो मैं क्या कह रही हूँ, इनका गुणाकार 13 होना चाहिए और इनका योग -14 होना चाहिए। क्या कहा मैंने आपको, मैंने कहा 13 के ऐसे दो भाग करो या ऐसे दो फैक्टर लिखो या ऐसे दो गुणनखंड लिखो जिससे उन दो गुणनखंडों का गुणाकार क्या आना चाहिए, +13। यहाँ पर +13 है ना, तो +13 आना चाहिए और योगफल कितना आना चाहिए, -14 चिन्ह के साथ लेना है। ठीक है, अब देखो होता है क्या, 13 एकम 13 मैंने बताया था आपको, प्लस प्लस प्लस, ये तो हो गया। ठीक है ना, परंतु यहां पर आ जाओ, प्लस और प्लस दोनों का एडिशन हो गया 14, पर चिन्ह कौन सा लिखा है, इधर माइनस का चिन्ह लिखा है। इसका मतलब क्या होना चाहिए, माइनस चिन्ह कब आएगा, जब बड़ी संख्या को चिन्ह माइनस का होगा योगफल में, तब क्या आएगा, माइनस चिन्ह आएगा उत्तर को। तो यहाँ पर दोनों भी तरफ
माइनस का चिन्ह है ही नहीं तो हमको लगाना पड़ेगा, तो हम यहाँ भी माइनस लगाएंगे और यहाँ भी माइनस लगाएंगे। दोनों तरफ माइनस क्यों लगा रहे हैं हम? 13 एकम 13 प्लस 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 बराबर है, हमने सीखा था अभी गुणन के इसमें दोनों भी चिन्ह माइनस के है तो चिन्ह कौन सा लगेगा? प्लस का लगेगा। अब एडिशन में आ जाओ, -13 -1 दोनों का एडिशन किया तो कितना हो गया? 14, और चिन्ह कौन सा जाएगा? बड़ी संख्या का। तो आपका फैक्टर क्या हो गया? -13 और -1, ये आपके दो फैक्टर्स हो गए, गुणनखंड हो गए। देखो हमने क्या किया, हमने दो ऐसे फैक्टर्स चुने चिन्हों के साथ जिनका गुणाकार होना चाहिए +13 और जिनका योगफल होना चाहिए -14। तो मेरे यहाँ पर फैक्टर्स क्या हो गए? तो हमने यहाँ लिखा, हमने 13 के फैक्टर्स कैसे लिखे? -13 -1 गुणाकार हो गया +13 और जमा हो गया -14। आपको ये प्लीज ध्यान में रखना होगा, बहुत जरूरी है ये। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगी, इसलिए का चिन्ह लगाना, यहाँ बराबर का चिन्ह नहीं लिखना है क्योंकि वर्ग समीकरण में आप यहाँ पर एक बार बराबर का चिन्ह लगा चुके हो। बच्चे गलतियाँ करते हैं, बच्चे यहाँ भी बराबर का चिन्ह लगाते हैं, ऐसा नहीं करना है। यहाँ पर आप क्या लिखोगे? इसलिए का चिन्ह लगाओगे। m वर्ग जैसा है वैसा आएगा, पहला पद जैसा था वैसा ही लिखोगे। अब ये 14 है ना, -14, इसको हम दो भागों में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? -13m -m जमा ये 13 जैसा था वैसा बराबर 0। क्या किया है मैंने सिर्फ इसको इस तरह से लिखा है, -13m -m, उत्तर कितना आया? -14 ही आया। ये हमने ऑलरेडी वहां पर प्रूफ किया है, इसलिए माइनस, अब इसे हम इस फॉर्म में लिखा हमने, अब इसके हम दो हिस्से करेंगे, ठीक है? दो हिस्से किए। अब दो हिस्से करने के बाद यहाँ पर इस हिस्से में से और इस हिस्से में से हम कॉमन बाहर निकालेंगे। अब इस हिस्से में कॉमन क्या है? m कॉमन दिख रहा है, m को बाहर निकालो। अंदर क्या बच गया? m बाहर आने के बाद अंदर क्या बच गया? यहाँ पर एक और एक m बच गया। m वर्ग है ना, एक m बाहर आया तो एक m अंदर जाएगा। -13m में से m निकाला तो क्या बच गया? 13। आगे आ जाओ। अब इसमें कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा, पर एक चीज कॉमन है, वो क्या? माइनस चिन्ह। माइनस चिन्ह को बाहर निकालो, अंदर क्या बचेगा? सिर्फ m। अब ये धन m है क्योंकि माइनस चिन्ह बाहर आ चुका है, और आगे का जो ये माइनस है, ये माइनस का कौन सा वाला माइनस आपको पता है? माइनस माइनस बराबर प्लस वाला माइनस है। तो एक माइनस बाहर गया तो अंदर क्या बच गया? एक माइनस बच गया। 13 बराबर 0। इस स्टेप को आप दोबारा ध्यान से देखो, यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं है, इसलिए हमने माइनस चिन्ह को बाहर निकाला। जैसे ही माइनस चिन्ह को मैं बाहर निकालूंगी, कोष्टक के अंदर की सभी संख्या के चिन्ह बदल जाएंगे। इसका चिन्ह माइनस था, क्या बन गया? प्लस। इसका चिन्ह प्लस था, क्या बन गया? माइनस। अब इस स्टेप को आप गौर से देखो, इस स्टेप पे आप देखोगे कि दोनों कोष्टक समान है। आपको यही ध्यान में रखना है, दोनों कोष्टक हमेशा समान ही होने चाहिए। अब इसमें से कॉमन क्या निकालोगे? इसमें से आप कॉमन निकालोगे m-13। m-13 कॉमन निकालने के बाद बाकी क्या बच गया? दूसरे कोष्टक में m माइनस, यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब क्या है? 1। ये आपके बन गए दो कोष्टक, एक m-13 और दूसरा m-1। इन दोनों को अगर आपने हल किया तो आपका दोबारा उत्तर कौन सा आएगा? यही आएगा। ये जरा आप ध्यान से देख लो, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, गुणनखंड किस प्रकार से करते हो। और
चिन्हों का आप सही तरीके से उपयोग किस प्रकार से करते हो। चिन्हों की नियमावली बहुत इंपॉर्टेंट है। गणित को दोबारा एक बार ध्यान से देखो, इसके बाद हम और एक गणित करते हैं तो आपको आपकी जो दुविधाएं होंगी वो क्लियर हो जाएगी। अब ये गणित देखो, एक्स वर्ग माइनस 15x माइनस प्लस 54, ये आपका गणित है। ठीक है, अब यहाँ पर से मैंने बताया आपको, आप क्या करोगे, सबसे पहली स्टेप, ये जो 54 है, इस 54 का आप दो भागों में इसका गुणनखंड लिखोगे। मतलब गुणाकार, ऐसी संख्या आपको ढूंढनी है, ऐसी दो संख्याएं आपको ढूंढनी है जिनका गुणाकार 54 हो और प्लस कितना होना चाहिए, 15। चिन्हों के बारे में हम बाद में देखते हैं, पहले आप सिर्फ संख्याएं ढूंढिए। मैंने क्या कहा, सबसे पहले आप संख्याएं ढूंढिए, हम चिन्हों के बारे में बाद में देखते हैं, कौन सी चिन्ह कहाँ लगाने हैं। ऐसी दो संख्याएं ढूंढो जिनका गुणाकार होगा 54 और जिनका एडिशन होगा, योगफल होगा 15। कौन सी दो संख्याएं ऐसी, आपको अगर नहीं आती है तो आप इस प्रकार से गुणनखंड विधि से लिखिए और गुणनखंड लिखिए, उन गुणनखंडों का दो भागों में गुणाकार कीजिए और फिर आप दो संख्याओं को ढूंढिए। एक गणित करके देखते हैं हम लोग। 2 दूनी 4, 1 बच गया, 2 7 14। अब इसको 2 से भाग नहीं जाएगा, 3 से भाग जाएगा। 3 9 27, 3 से भाग जाएगा, 3 3 9 और 3 एकम 3। तो ये इसके गुणनखंड हो गए। अब इन गुणनखंडों को मैं यहाँ लिखती हूँ, गुणनखंड है आपके। अब इनको आप एडजस्ट करो और ऐसी दो संख्याएं ढूंढो इनमें से ही जिसका गुणाकार होना चाहिए 54 और योगफल होना चाहिए 15। देखो मैंने ढूंढ ली, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9। ये ऐसी दो संख्याएं हैं जिनका अगर मैं गुणाकार करूं तो आती है संख्या 54 और यदि इन दोनों का मैं जमा करूं तो संख्या आती है 15। सही है क्या, बराबर है ना। देखो मैंने किस प्रकार से ज्ञात किया है, आप भी इसी प्रकार से सीखो। जिनको पहाड़े अच्छे से आते हैं वो डायरेक्टली पहाड़े बोलकर भी गुणनखंड लिख सकते हैं। जैसे 9 7 54, 9 जमा 6 15। ये आपको पहाड़ा आना चाहिए। जिसको पहाड़े नहीं आते वो इस प्रकार से गुणनखंड विधि से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमने दो गुणनखंड विधि से दो गुणनखंड यहाँ लिखे, 9 और 6। अब चिन्हों के बारे में सोचते हैं। 54 का चिन्ह कौन सा है, प्लस का, और इसको चिन्ह कौन सा है, माइनस का। एडिशन को चिन्ह माइनस का है, इसका मतलब बड़ी संख्या का चिन्ह कौन सा होना चाहिए, माइनस। दोबारा सुनो, एडिशन को अगर चिन्ह माइनस का है इसका मतलब बड़ी संख्या को चिन्ह कौन सा होना चाहिए, माइनस का ही होना चाहिए। परंतु यहाँ पर चिन्ह कौन सा है, प्लस का, तो यहाँ पर भी क्या होना चाहिए, आपका चिन्ह माइनस का होना चाहिए। माइनस माइनस प्लस, 9 सब 54, माइनस माइनस प्लस, 9 और 6 का जमा 15, चिन्ह आया बड़ी संख्या का। ठीक है ना, समझ में आई बात। और एक बात ध्यान रखो, ये दोनों संख्याएं छोटी है, अगर नीचे का एडिशन बड़ी संख्या आता है इसका मतलब दोनों का भी चिन्ह क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। दोनों संख्याएं छोटी है और इनका एडिशन अगर बड़ी संख्या आता है इसका मतलब इन दोनों का योगफल करना है। दोनों संख्याएं समान होनी चाहिए, समान चिन्ह वाली होनी चाहिए। आइदर वो प्लस प्लस होगी या तो माइनस माइनस होगी। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं। एक्स वर्ग, इस -15x को हम कैसे लिखेंगे, -9x माइनस 6x जमा 54 बराबर 0।
ये गणित इस प्रकार के हैं कि आप इसको बार बार प्रैक्टिस करोगे तो ही आपको ये आएंगे। और इन गणितों को आपको अच्छे से सीखना है तो आपके पास 9वीं की किताब है, उसमें जो आपको पाठ दिया गया है वर्ग समीकरण का, उससे आप गुणनखंड विधि से ये गणित जो प्रैक्टिस में उसमें दिए हुए हैं उन गणितों को लेकर आप प्रैक्टिस कर सकते हो। इसके 2 हिस्से बनाओ। पहले हिस्सा, इसमें से आप क्या कॉमन निकालोगे, x कॉमन निकालोगे, अंदर बच गया x -9। इसमें से क्या कॉमन निकालोगे, एक तो माइनस चिन्ह कॉमन निकालोगे और 6 निकालोगे बाहर। माइनस को बाहर निकालने से अंदर क्या हो गया, x चिन्ह बदलेगा, -6 बाहर निकाल दिया, 54 में से 6 बाहर निकला तो बच गया क्या अंदर, 9 बराबर 0। देखो आप दोनों भी कोष्टक आपके कैसे है, समान। आप देखते रहो, ये आप जो मैं यहाँ लिख रही हूँ ये सब कुछ यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है, आप ये इस पर ध्यान दो। जो भी हम यहाँ लिख रहे हैं वो इसी के बेस पे लिख रहे हैं, तो इस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हमने वो शॉर्टकट मतलब यहाँ पे वो रफ का कार्य लिखा हुआ है उसको वैसे ही रखा है, उसको मिटाओ मत, उसको वैसे ही रखो, उसी के आधार पर हम ये सब लिख रहे हैं। अब इसमें से कॉमन क्या निकलेगा, x -9 और बच गया क्या अभी आपके पास, ये वाला x और ये वाला -6 बराबर 0। ठीक है ना। अब आगे क्या करेंगे हम लोग, हमको मूल निकालने, गुणनखंड विधि तो हमने कर ली, अब हमको इसके मूल ज्ञात करने। तो अब हम क्या करेंगे, x -9 बराबर 0 तथा इसको एक एक करके लिखो, x -6 बराबर 0, x -9 बराबर 0 तथा x -6 बराबर 0। एक बार इस कोष्टक को लेके 0 लिखा, फिर इस कोष्टक को लेके 0 लिखा। हल करो, x -9 बराबर 0, इसका मतलब क्या हो गया, x बराबर ये 9 वहाँ जाएगा, -9 का बन गया +9। ये करते हैं हल, x -6 बराबर 0, x को यहाँ रखो, -6 को वहाँ ले जाओ, x बराबर 6। तो इस वर्ग समीकरण में हमने दो, क्योंकि यहाँ पर एक ही चरांक है ना x वर्ग, तो x वर्ग के 2 मूल आते हैं, एक तो 9 भी आता है और 6 भी आता है, दोनों मूल आते हैं। तो इस समीकरण का मूल क्या है, नौ और 6 चिन्हों के साथ लिखना है। यहाँ पर चिन्ह प्लस का है इसलिए मैंने प्लस लिखा है। सॉरी, पहले वाले गणित में हमने मूल ज्ञात नहीं किए थे, पर आप उसको अपने आप खुद ज्ञात करो, किताब में ये गणित हल करके दिया हुआ है। यहाँ पर ये गणित हमने पूरा लिखा है, यहाँ पर हमने उसकी मूल ज्ञात करके लिए हुए हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट निकालो। और एक गणित है दूसरा वाला इसी 2.2 प्रश्न संग्रह का, वो आप अपने आप हल करो, और जो भी दिक्कत आती है उसे हम अगले क्लास में सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।